रूहानी मुराकबा की वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम बात करेंगे असल मुराकबा के हवाले से कि क्या अगर रूहानी मुराकबा शैतानी है और उसमें इंसान के बच निकलने के कोई चांसेस नहीं हैं, तो क्या कोई असल मुराकबा वजूद रखता है? तो मैंने आपको रूहानी मुराकबा की वीडियोस के आगाज़ में बताया था कि कुल मुझे 3 तरह के मुराकबे नज़र आए और उनमें एक मेडिटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है रूहानी इर्तिकाज़ वाला, उस पर तो हम एक तवील गुफ्तगू कर चुके। और उसके बाद अब हम आते हैं एक्चुअल मेडिटेशन की तरफ। इसमें मुझे एक तो ऑब्जर्वेशन की मेडिटेशन दिखाई दी और मैंने इसको स्टडी किया। और ऑब्जर्वेशन विद फुलेस्ट ऑफ योर अटेंशन, यानी मुशाहिदा पूरी तवज्जो के साथ। और उसके बाद है साइलेंस की मेडिटेशन है, खामोशी का मुराकबा होता है। और फिर इन दोनों मुराकबों को निकाल कर मैंने इसमें से जो मुझे मामलात ज़रूरी नज़र आए, जो सेफ़ नज़र आए, जिनमें कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है और जो सिक्योर हैं, उनको मैं निकाल कर एक चौथी तर्ज का मुराकबा बनाया। मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने पहली बार बनाया, लेकिन मुझे अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया, शायद किसी और के साथ ये मामला गुजरा हो। तो मैंने उसका नाम दिया है मेडिटेशन ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, होता ये है कि नफ्स का निज़ाम चूँकि बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो मुकम्मल तो नहीं जान सकते, क्योंकि इसके तो फ़रेब और इसकी इल्यूजन्स बेपनाह हैं। तो हम ज़रूरी हद तक तो जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उतनी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो हमें मिल ही जाता है। और तो उसके बाद इंसान को उस तरीक़ाकार की शिद्दत से तलाश होती है जिसकी मदद से वो खुद ही के इस होशरुबा तिलिस्म को, जिसने उसकी ज़ात को चारों जानिब से जकड़ रखा है, तोड़ दे किसी ना किसी तरीके से। तोड़ देने का भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तोड़ देने से मुराद ये नहीं है कि वो कोई उसको कुछ नज़र आना शुरू हो जाए, दिखाई देना शुरू, इस किस्म के मामला होने शुरू हो जाए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। उसको समझ आ जाए ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और मामलात को कैसे आगे लेके चलना है और अल्लाह ताला की दोस्ती के मिजाज तक कैसे पहुँचना है। तो नफ्स को किसी भी सतह पर जब आदमी जान लेता है ना जी, तो वो हर सूरत इसके चुंगल से जान छुड़ाना चाहता है। और नफ्स का जो इल्म होता है वो नफ्स के जाल को कमज़ोर तो कर देता है बहुत हद तक। मतलब आप सेकेट्री पढ़ लेंगे, साइकोलॉजी, आप चीज़ों को उसके अंदर चले जाएंगे, अपने आप को स्टडी भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी महज इल्म के साथ इंसान अपने आप को नफ्स के चुंगल से, उसके पंजों से कभी भी नहीं छुड़ा सकता। और मुकम्मल तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। जब तक हम जिंदा हैं नफ्स का हमारे साथ मामला चलता ही रहेगा। लेकिन यूं समझिए कि 50-50 पर तो ये लाना होता है ना, इतनी जंग तो इंसान लड़ता है ज़िंदगी में। तो नफ्स के इल्म से इंसान पर उसका नफ्स जो है वो नेकेड हो जाता है, अयां हो जाता है, पूरी तरह से उसको पता चल जाता है। और इसमें काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि इंसान में खूबी भी पैदा हो जाया करती है, लेकिन फिर भी नफ्स कभी सरेंडर करने को तैयार नहीं होता। और जिस मुकाम की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुकाम पर साबका इल्म जो इंसान के अंदर होता है, जो इमेच्योरिटी का होता है, एरोगेंस का होता है, उसकी बुनियादें हिल चुकी होती हैं। क्योंकि जब नफ्स का इल्म आता है तो पुराना इल्म जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाया करता है, उसकी हैबत कम हो जाया करती है। और यूं समझिए कि अना का जो किला है ईगो का, उसकी ईंटें जा बजा उखड़ चुकी होती हैं, शिकस्त व रीख्त हो गई होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट होता है, जो इमारत होती है, वो बदस्तूर जूं की तूं कायम होती है। अब मुसीबत ये पड़ती है कि उस पुराने नाकुस इल्म की जगह पर नए और आला इल्म की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि नफ्स का नया इल्म आ गया, लेकिन नफ्स से मुकम्मल तौर पर जान नहीं छूट सकी। सॉरी, मुकम्मल तौर पर कह रहा हूँ, किसी भी हद तक जान नहीं छूट सकी। तो इंसान का जहन ये बखूबी जान लेता है कि वो जब तक किसी आला दर्जे की अकल तक नहीं पहुंच जाता, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज डिवाइन नहीं हो जाता, तब तक वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। इस मुकाम पर जाकर उसे असल मुराकबे की अहमियत का अदराक होता है। और वो जान जाता है कि जब तक उस पर आला तरीन इल्म नाजिल नहीं होता, तब तक वो कभी निजात नहीं पा सकता। ये वो मुकाम है जहाँ से तसव्वुफ़ की और रूहानियत की राहें जुदा जुदा हो जाया करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इबादात की इंतहा हो जाए, खलूस दिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और नफ्स के तज़किया की बेपनाह इंसान मेहनत भी कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद इंसान देखता है कि किसी मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम तालीम के बग़ैर वो तज़किया की मनाज़िल तय करने में और आला मदारज हासिल करने में नाकाम रहता जा रहा है।
और इसके लिए उसे किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है। बेसिकली मैं सिस्टम्स के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, मेथड्स के, फार्मूलों के। मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन चूँकि एक ही बात है और सिस्टम को आप रिप्लेस भी करेंगे तो उसकी जगह पर कोई नया सिस्टम ही लेकर आएंगे, तो व्हाई नॉट डिवाइन सिस्टम, अल्हामी सिस्टम क्यों नहीं? और मैंने ये बात तब की है जब मैं सिस्टम्स को स्टडी कर चुका हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुराकबा जो है वो हिदायत याफ्ता तर्ज़ ज़िंदगी जीना और खौफ से आज़ाद होकर ज़िंदगी में पूरी ताकत से बुरुए कार आने के इल्म को कहते हैं। तो क्या आप मुझे इस मामले में गलत कहेंगे? ये नफ्स की बुलंद तरीन सतह पर बहुत सी जबिलियात जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनसे निजात पाकर उनसे मावरा हो जाने की एक कैफियत का नाम है जो नफ्स पर तारी हो जाया करती है। मुराकबा इस हालत का नाम नहीं है कि इंसान बेपरवाह होकर दाढ़ी के बाल बढ़ा ले, सर के बाल बढ़ा के गोशा तन्हाई में किसी अमल, किसी प्रैक्टिस में ख़ुद को महव करके फना कर दे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और मुराकबा का कोई वक्त भी नहीं होता और ये कोई अमल भी नहीं होता। और मुराकबा तो एक कैफियत का नाम है जिसे मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। और ये मेडिटेटिव स्टेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ये किसी कैफियत में नहीं होती है, ये होशियारी में और बेदारी में होती है। और ये किसी अमल, किसी प्रैक्टिस, किसी फार्मूले से बिल्कुल हासिल नहीं की होती। ये अटेनेबल नहीं है। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, इसको हासिल नहीं किया जाता। इसकी बुनियाद जो होती है वो ऑब्ज़र्वेशन होती है, ऑब्ज़र्वेशन ऑफ ट्रूथ होती है। और ये कोई ऐसा मुराकबा नहीं होता जिसको रोज़ाना सुबह शाम या मखसूस औकात में चंद घंटों के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर वही अपनी पुरानी ज़िंदगी के मामूलात को इंसान शुरू कर देता है। ये मुराकबे का लफ्ज़ जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और आम लोग क्या, हत्ता कि एलीट्स की भी एक कसीर तादाद इसे एक अमल समझती है, प्रैक्टिस समझती है। जबकि ये हकीकत खूब समझ लेने की है कि मुराकबा एक कैफियत है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि मुराकबा कोई ऐसी शय, ऐसा अमल नहीं है जिसे आपको करना पड़े। ये किया नहीं जाता, ये हो जाता है। मुराकबे के बारे में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि ये हुआ करता है और लोग ये समझते हैं कि इसको किया जाता है। तो इस मामले में अब कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा शॉर्ट रखूँ, टू द पॉइंट रखूँ, विद स्टेजेस रखूँ, ताकि बगैर किसी तवालद में जाए, आराम से लोगों की समझ में बात आ जाए। तो सबसे पहले एक दो रूल्स हैं, वो अपने जहन में रख लीजिए। एक तो अपने आप से हमदर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना होता है। और इस हमदर्दी को ख़त्म करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपके साथ आपकी पैदाइश से लेके अब तक, जिस भी एज में आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, औरत हैं या मर्द हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपको उस सारे कॉन्शियस की, अपने उस सारे शऊर की, आपका डाटा है, आपका माजी है, आपको पता है क्या है। और ट्रॉमाज ही होते हैं, और क्या होता है, दुख दर्द ही होते हैं। और कुछ चोटें पड़ी हुई होती हैं, लोगों से धोखे मिले हुए होते हैं, और कुछ तन्हाइयाँ होती हैं और नाकामियाँ होती हैं, और ये इसी किस्म का एक अंबार होता है हमारे पास। उसकी तलाशी लेनी होती है जी। और वो हमदर्दी से नहीं ली जाती, वरना आदमी तलाशी क्या लेगा, रोने बैठ जाएगा, हर ढेर पे रोएगा बैठ के, मातम में मसरूफ़ हो जाएगा। तो हमदर्दी नहीं रखनी होती, अपनी अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। जितनी ज़रूरी थोड़ी बहुत दुनिया में चलने फिरने के लिए ज़रूरी है, एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ारे, उतनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं करनी होती। अपने आप को बहुत बड़ी शख्सियत नहीं समझ सकते, अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ समझ गया हूँ। ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, और अपने बचपन से शुरू करना पड़ता है, और अपने सारे डाटा में से गुज़रना पड़ता है। वो बेशक बैठ के गुज़रें, चलते हुए गुज़रें, खड़े होके गुज़रें, उल्टे लटक के गुज़रें, आई डोंट नो, इट्स योर प्रॉब्लम, आपको गुज़रना है। अब जब गुज़रना शुरू करते हैं तो देखना होता है कि मेरी नाकामियाँ, मेरे गम, मेरे टॉर्चर्स, लोगों ने मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ या नहीं? इस सवाल का जवाब पहले आप निकालें। अगर इसका जवाब ये निकलता है, इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। आपके साथ कोई भी वाक़या हो, आगे भी हो, फ्यूचर में हो, अभी हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ था, 20 साल पीछे हुआ था, कल होगा। जब भी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको नागवार है, जिसमें आपको लगे आपके साथ ज़्यादती की गई है, आपका हक मारा गया, कुछ ऐसे मामला, तो एक तो बड़ी रूटीन के इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे जुल्म कर लिया है, किसी का ज़मीन हड़प कर ली है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए हैं, इस किस्म के मामलात है, आदमी के कारोबार को आग लग गई, इस किस्म के जो आसमानी आफात हमारे ऊपर आया करती हैं, उन पे सब्र करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। डिज़र्व हम उनको भी करते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। एनालिसिस करना पड़ता है, लोगों के दिल ज़रा टूट जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा पीछे वापस आ जाया करता हूँ। अगर मेरी ज़ात की कोई बात करे,
तो 45 साल की उम्र में मुझे अपनी ज़िंदगी का अभी तक कोई एक लम्हा पिछला पूरा माजी का आज तक नज़र नहीं आया जिसमें मेरे साथ अल्लाह ताला ने कोई नाइंसाफ़ी की हो, मेरे साथ कोई नाउज़ुबिल्लाह जुल्म और ज़्यादती की हो, या मुझे जानबूझ के पीछे रखा गया हो, या मुझे किसी महरूमी का शिकार किया हो। गौर करना पड़ता है। इस सवाल का जवाब आपको अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए, क्या मेरे साथ महरूमियाँ नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे? क्या मुझे लोगों ने धोखा नहीं दिया होगा? सारा कुछ वही हुआ है जो आपके साथ होता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होता है, इसलिए लगता है कि प्राइवेट है। देखना ये पड़ेगा कि आप उसके ज़िम्मेदार हैं या नहीं। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपके पास, मैंने आपको एक निशानी दे दी है कि अगर आपको अपनी ज़ात से हमदर्दी है, तो आप हमेशा मुर्द इल्ज़ाम दूसरे को ठहराएँगे। अगर आपको अपनी ज़ात से हमदर्दी नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह ताला से दुआ है आपको सच देखने की तौफ़ीक अता फ़रमा देगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ में से गुज़रना है। उसके बाद जो हमारी डे टू डे लाइफ़ होती है, बेसिकली ये वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी है। हिंदुओं में मुझे एक ही चीज़ पसंद आई, बाकी तो बिल्कुल निरा कचरा ही था जिस तरफ भी मैं गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, लेकिन चूँकि हर मज़हब में कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है जो आपको जैसे वो मुसलमान को क्या कॉम्प्लेक्स, हमें हुक्म दिया गया कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले उठा लो। तो उठा लेंगे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल भी करेंगे। मैंने जो देखा है वेदांतिक फ़िलॉसफ़ी में ऑब्ज़र्वेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अपने आप से हमदर्दी को परे करके चीज़ों को एज़ इट इज़ देखा जाता है, उनका क्लियर एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस जो होता है वो थॉट बेस्ड नहीं होता, वो एक्शन बेस्ड होता है। अब मैं हो सकता है बहुत तेज़ हो जाऊँ और गुफ्तगू समहाउ आपके ऊपर से गुजरना शुरू हो जाए, तो रिपीट करते रहिएगा, गौर करते रहिएगा। तो सिंपथी, सेल्फ सिंपथेटिक नहीं होना, और चीज़ों को थॉट बेस्ड होके नहीं देखना, एक्शन बेस्ड होकर देखना है। जैसे चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, उनको उनके पूरे सियाको सबाक में खुद को बिल्कुल अलग करके आपने देखना है। तो चीज़ों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, जब मैंने अपने आप को कह दिया ना मेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई, तो मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो मेरे सामने बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र शुक्र उस मालिक का, करम उसकी ज़ात का, जो मेरे सामने बैठे और मुझे ये साबित कर दे कि वो मज़लूम है। बहुत सारी सूरत हाल में होते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। गज़ा में जो हो गया, मज़लूमियत है। हम कुछ नहीं कर सकते। लोग दिन दिहाड़े 5-10 रुपए के पीछे दूसरे को गोली मार देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जुल्म ज़्यादती तो इस दुनिया में हर जगह ही हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अपने नफ्स की पहचान के हवाले से बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने आप को पहचानना है, तो अपने आप को बग़ैर किसी जानिबदारी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिटैच होकर देखें, और ज़ाती इल्म की ज़्यादा मदाखलत को इसकी ज़्यादा मदाखलत ना करें। उसके लिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि सबसे पहले किसी भी चीज़ के फ़्लो को देखने की अहलियत पैदा करें। जो भी काम आप कर रहे हैं, हमारे ज़हन की ना एक नेचर है कि जब हम किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे इस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये काम है, और इस काम को मुझे इतनी ज़्यादा फ़ोकस से करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा अटेंशन से करना पड़ रहा है कि मैं इस सामने कैमरे के तवस्सुल से, जो यूट्यूब की खिड़की है जिसमें एक तस्वीर आपके मोबाइल के ऊपर आ रही है, मैं वहाँ से आपको देख रहा हूँ इस वक्त बैठ के। तो आपको क्या लगता है, मुझे अपना नाम याद है? आपको क्या लगता है, मेरे लिए टाइम एग्ज़िस्ट करता है? आपको क्या लगता है, मेरे लिए स्पेस एग्ज़िस्ट करती है? आपको क्या लगता है, घंटे, मिनट, सेकंड्स, रिश्ते, नाते, ये सारे मसाइल, गम, दुख, डिप्रेशन, ये मेरे लिए एग्ज़िस्ट करते हैं? इस वक्त आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, बिकॉज़ मेरी अटेंशन जो है, मेरी तवज्जो जो है, वो पूरी तवानाई के साथ आपके ऊपर लगी हुई है। उसके नतीजे में मेरा माइंड जो है, वो सीज़ हो गया हुआ है। अल्लाह करे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपको इस वक्त मैं रियल टाइम एग्जांपल प्रोड्यूस करके दिखा रहा हूँ कि इस वक्त मेरे माइंड में और कुछ भी चलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। उसका पूरा ज़ोर वो हीट अप हुआ हुआ है, और जितना मेरे माइंड में जो कुछ भी डाटा है, वो ऑटोमेटिकली मेरे नोट्स की मदद से इरप्ट होता चला जा रहा है, और एक साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली डाटा बाहर निकल के आता चला जा रहा है। इस सारे प्रोसीजर में मैं कहीं पे नहीं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, एक आदमी दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है, वो ईंटें लगा रहा है। अब ईंटें लगाते हुए उसे दीवार को सीधा रखने के लिए वो पूरी तवज्जो दरकार है। एक ईंट भी अगर टेढ़ी लग गई, थोड़ा सा इंचज़ का फ़र्क भी पड़ गया, तो दीवार सारी टेढ़ी हो जाएगी। तो उसको थॉट्स बहुत कम आएंगी। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते चले जाएंगे किसी काम के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी थॉट्स जो हैं वो कम होती चली जाएंगी। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें आप पैदा कर सकते हैं। खौफ के आलम में सोच सीज़ हो जाया करती है, बहुत ज़्यादा खुशी के आलम में सोच सीज़ हो जाया करती है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब हम हंसते हैं, तो हमारा माइंड क्वाइट हो जाता है।
देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि यू आर लाफिंग एंड यू आर थिंकिंग एट द सेम टाइम. इफ़ यू आर लाफिंग ओरिजिनली फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, लाफ इज़ कमिंग आउट, यू कैनॉट थिंक माई डियर, इट्स नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप अपना मुंह खोल लें पूरी ताकत के साथ जितना खोल सकते हैं और अपने सांस को रोक लें, तो थोड़ी देर के बाद आपकी सोचें सीज़ हो जाएंगी. वह 5-10 सेकंड के अंदर अंदर आप सोचने की अहलियत से महरूम हो जाएंगे. और इसी तरह से जब हम बोल रहे होते हैं तो हम सोच नहीं सकते. किताब लिखी तो कुछ फ़ोन आ गया कि नहीं जी, बोलते हुए हम सोचते हैं लोग, वरना बात कैसे कहते हैं, ऑटोमेटिक होता है. ये वोकल कार्ड लगा हुआ है, इसकी अपनी मेमोरी है, पहले भी बता चुका हूँ. और रहमान अल्लामाहुल बयान, हमने बात करना सिखाया, हमने बोलना सिखाया. वोकल कार्ड जिसने लगाया है उसे नहीं पता, उसने कहा जैसे ही स्टिमुलस सामने आता है तो वो बात निकलनी शुरू हो जाती है. इसका तजर्बा मेरी बातों पे यकीन करने की बजाय आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट कर लिया करें. अभी मेरी वीडियो जब ख़त्म होगी, आप दिन के वक्त में किसी भी जगह पे अपने घर में बैठे हुए हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जब एंटर होते हैं तो सोच के जाएं कि आपने किसी बंदे से बैठे हुए से क्या बात करनी है. तो जैसे ही आप बात शुरू करेंगे, दूसरे का रिस्पॉन्स आएगा, आपकी बात खत्म हो जाएगी, एक और बात चल निकलेगी, आपको वो पता ही नहीं है आपने क्या कहना है क्या नहीं कहना. तो आदमी सोच के कैसे बोल रहा है. हाँ, ये ज़रूर होता है कि बोलते हुए बोलने के दरमियान में जो वक्फा आता है, पॉज इज़ बिटवीन टॉक, जब भी अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मैं चुप करूँगा तो मेरा जहन सोच लेगा, ये एक कंटिन्यूटी बनती है, इसकी तो समझ आ जाती है. लेकिन ओवरऑल हम हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हम प्लान करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर गौर करना शुरू करें. इस सवाल का जवाब आप ढूंढें, आपको मिलना चाहिए. किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर उतरेंगे सारा कुछ पता चल जाएगा. दूसरी बात ये एक और, अब मैं आपको पॉइंटर्स देता चला जा रहा हूँ. 3-4 दिन कोशिश करें, जितना खामोश रह सकते हैं, जितना खामोश रह सकते हैं उतना खामोश रहें. बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत बोलें. 3-4 दिन की बात है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा. और जो आपके अंदर सोचें आ रही हैं उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो कैसी सोचें. डिटैच हो जाएं, यानी रिस्पॉन्स ना करें, यस नो नो, डोंट चूज़ एक्चुअली, जस्ट वॉच. थॉट्स आ रही हैं, चलते फिरते देखें, बैठ के देखें, कुर्सी पे बैठ जाएं, मोबाइल छोड़ दें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ छोड़ दें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है. 3 से 4 दिन अपनी सोचों को बिल्कुल खामोशी के साथ ऑब्जर्व कर लें जैसी वो आ रही हैं. कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी सोच है, बुरी सोच है, ये फ़लाँ की सोच है, ये मेरी सोच है, इसका ये करना, उसका वो करना, कुछ नहीं करना. ज़रूरी सोचें जो आनी है वो आनी ही आनी है उसके साथ. ये मैं आपको बता दूँ. जो काम करना है वो माइंड कर लेता है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है. आज़मा के देखिए, यही सच निकलेगा. इसके अलावा जो जो भी काम करो, जैसे अभी अगर मेरी ऑब्जर्वेशन वाली, अगर 3 दिन के लिए एक आदमी खामोश हो जाता है सुनते हुए, तो उसने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, बैंक में जाना है, जॉब करनी है, तो इतनी बिजी जॉब है वहाँ पे, कैसे हो सकता है कि वो सोचे. तो करने दें, काम करें, एक्स्ट्रा ना सोचें. वो सोचों की लस्सी में ना मदानी ना फिरें, स्टीयर ना करें थॉट्स को. तो ऑब्ज़र्व करें कि सोचें कैसे आती हैं. रात को लेट जाएं, लेटते हुए नींद से पहले अपनी सोचों को ऑब्ज़र्व करें. कोई पढ़ते रहें, या सलामू पढ़ते रहें, या वली या नसीर पढ़ते रहें, या अल्लाह पढ़ते रहें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, दरूद इब्राहिम पढ़ते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी पढ़ते रहें, लेकिन साथ साथ ऑब्ज़र्व करते रहें. 3-4 दिन अगर कोई बंदा सीरियसली ऑब्ज़र्व करेगा तो उसे कॉन्शियस जो स्ट्रक्चर है ना थॉट्स की, फैमिली का, जो ट्राइब्स का, वो क्लियर नज़र आ जाएगा. तो इतना सा होता है. उसे पता चल जाएगा ये 10-12 5-6 हेड्स हैं, इसके अंदर से निकल निकल के आती हैं. सेक्स की थॉट आती है, फियर की थॉट आती है, एंगर की थॉट आती है, ट्रॉमा आ जाता है. यही बबल बार बार निकल के आ रहे हैं, तो घूम फिर के वही उसी के अंदर ही चल रहा है. लेकिन वो तेज़ इतना चल रहा है कि इंगेजमेंट में पकड़ा नहीं जा रहा. थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको स्टडी करने की कोशिश कर लीजिए, इसमें कौन से हर्ज वाली बात है. एक नई इंक्वायरी आपको देता हुआ जा ही रहा हूँ ना. एक और पॉइंटर देता हूँ. अब मैं दोनों मुराकबे, मेडिटेशन ऑफ साइलेंस को और ऑब्जर्वेशन को मिला के आपको बता रहा हूँ. और जब मैं स्पिरिचुअल मेंटोर्स के ऊपर बात करूँगा तो उसमें आपको सोर्सेज भी बताऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ से ली हैं चीज़ें. उसके बाद ये है कि बैठ जाएं, किसी फूल के आगे, पौधे के आगे बैठ जाएं, दरख्त के आगे बैठ जाएं, नेचर में बैठ जाएं. किसी अपने पेट को आपने घर में रखा हुआ, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें और देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि ये क्या है. ज़ीरो कर दें एक दफ़ा नॉलेज को. नॉलेज को ज़ीरो करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तोता एक रखा हुआ है, उसको देखना शुरू कर दीजिए, देखते रहें. तो जो इनिशियल नॉलेज होता है माइंड का, माइंड को पता ही होता है कि ये पैरट है, इसके फीदर हैं, लॉट ऑफ जो भी स्टाफ हमें साथ सबको ही पता है, वो आएगा. उसके बाद मज़ीद क्या देखना है, कुछ भी नहीं, ख़त्म हो गया. सिर्फ ऑब्जर्वेशन रह जाएगी और ड्राई हो जाएगी और किसी मज़े के बगैर, कुछ भी नहीं है, हरकतें कर रहा है. थोड़ी देर बाद उन हरकतों की खुशी भी ख़त्म हो जाएगी, वो रोबोटिक और मैकेनिकल लगना शुरू हो जाएगा. उसको देखना शुरू करें, देखते रहें और पूरी अटेंशन के साथ देखें. अटेंशन के साथ देखने का एक तरीकाकार है, डिटेल्स को देखें, माइक्रो डिटेल्स को देखें.
टाइनी डिटेल्स को देखें, उन डिटेल्स को ढूंढने की कोशिश करें जो आज से पहले आपने नहीं देखी हैं, उसी तोते के अंदर, जिसको हो सकता है आप साल हर साल से देखते चले आ रहे हो। गौर से देखें, उसके परों का कलर देखें, ढूंढें, उसकी चूंच का रंग देखें, उसकी डिटेल्स देखें, उसकी आंखें देखें, उसकी इतनी बारीक डिटेल्स को देखने की कोशिश करें, पूरी अटेंशन के साथ उसको ऑब्जर्व करें। तो आपको एक दो बातें समझ आएंगी। एक तो ये समझ आएगा कि आपने कभी तोते को, अपने पेट को क्लियरली देखा ही नहीं है, आप उचटती नज़र से उसको देख रहे हैं। गौर से तो आपने अब देखा है। ये मैं मिसाल लगा रहा हूँ, किसी भी चीज़ पे लग जाए, नहीं अपनी बीवी पे लगा लें, बच्चे पे लगा लें, किसी चीज़ पे लगा, ऑब्जर्व करें, आधा पौना घंटा घंटा बैठ के बिल्कुल क्लियर आई के साथ देखें। किसी को पता चलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा हंस रहा है आप भी हंस लें आगे से, कोई मसले वाली बात, रिस्पॉन्ड करते रहें, लेकिन क्लियर आई के साथ ऑब्जर्व करें कि ये एक बच्चा है, ये छोड़ें मेरा बच्चा है, बच्चे बच्चा ही होता है। थोड़ी देर के लिए इस नॉलेज की जान छोड़ दें, तो थोड़ी देर के लिए इस नॉलेज की जान भी छोड़ दें कि तोता है मेरा तोता है, क्या मिलेगा इससे। तो एक दफ़ा ज़रा ज़ाती इल्म को एग्जॉस्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा वो शुरू में आपको बताएगा, उसके बाद उसको पीछे कर दें और उसको देखें कि जैसे पहली बार देख रहे हैं। सबसे पहले ये फाइंड करें कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लाखों बार की देखी हुई शय को, इंसान को, ऑब्जेक्ट को, विजन को, किसी भी चीज़ को, नेम को, फॉर्म को, शेप को, किसी भी चीज़ को ऐसे देख सकते हैं जैसे आज पहली बार देखा है। जैसे आप रोज़ एक रास्ते से गुजर के घर आते हैं, सालों से चलते ही आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे देख सकते हैं जैसे पहली बार देखा है। आदमी ब्लाइंड हो जाता है ना, जैसे ही कहता है कि मैं तो रोज़ का ही रास्ता देखा हुआ है, तो वो उसको रास्ते में नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, हालांकि लाखों डिटेल्स हैं जो हर रोज़ चेंज हो रही हैं उस रास्ते में। हर चीज़ बदल रही है, हर लम्हे के साथ हर चीज़ बदल रही है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आपको चीज़ों की डिटेल्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं, तो इस प्रोसीजर के दौरान में एक और काम हो रहा होगा कि चूंकि आप पूरी अकल के साथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको एंकर दे दी है, पॉइंटर के साथ एंकर भी दिया है कि जब आपने ऑब्जर्व करना है, ये पॉइंटर है किसी ऑब्जेक्ट को, नेम को, शेप को, वॉटएवर, उसके साथ ऑब्जर्व करने का प्रोसीजर भी आपको बता रहा हूँ कि उसकी डिटेल्स को फाइंड करना है, ताकि आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाए। माइंड सस्पिशियस होता है ना, सस्पेंस आ जाता है। तो जब आपका माइंड उसको डिस्कवर कर रहा होगा, फाइंड कर रहा होगा, उसकी तलाशियां ले रहा होगा एक बच्चे की तरह, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे पहली बार नज़र आएगी, जब इस सस्पेंस के साथ, ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ सस्पेंस के साथ देख रहा होगा, तो इन द मीन वाइल थॉट सीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि माइंड जो है वो अटेंटिव है, और जब माइंड अटेंटिव होता है तो माइंड थिंकिंग कम कर देता है। किसी भी शय की तरफ जब पूरी ताकत से मुतवज्जो होता है, वो एक्सपीरियंस नहीं हुए अपनी पसंदीदा औरत के साथ, अपनी पसंदीदा सफ़र के दौरान, अपनी पसंदीदा गाड़ी चलाते हुए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइम मुख्तसर हो जाया करता है। वाई? बिकॉज आप नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं और टाइम गुजरता है मादी चीज़ के ऊपर, यानी कि मैटर के ऊपर, और मैटर जो होता है वो डेड होता है। तो जब थॉट भी डेड है, अब फिर पॉइंटर पे पॉइंटर दे रहा हूँ कि थॉट आती है हमेशा किसी डेड चीज़ की। एक और आपको एंकर दिया, इसको भी देख लीजिए कि क्या थॉट किसी जिंदा शय की कभी आई है, क्योंकि मटेरियल डेड है और हम मटेरियल से बने हैं। ये पूरी दुनिया, ये सारी कायनात मटेरियल से बनी है, इसलिए डेड है। तो अल्लाह हय्यु क़य्यूम है, इसलिए तो उसने अपना नाम हय्यु क़य्यूम रखा है। सामने की बात आ गई है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी तो थॉट डेड है, मेरे अंदर अंदर है ही कुछ नहीं है। तो इस सारे प्रोसीजर के, तो जब ये इनसाइट्स आपको हो रहे होंगे, कशफ आपको हो रहे होंगे, तो आपकी थॉट पैट जो एग्जॉस्शन है, जो कंजम्पशन है, वो मिनिमम लेवल पे आ जाएगी। उसके नतीजे में बचेगी आपकी एनर्जी। एनर्जी हम क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि सारा दिन की फजूल सोचों और रोबोटिक लाइफस्टाइल, मैकेनिकल लाइफस्टाइल की वजह से, रिपीट बार बार करने की वजह से, वो हमारी सोचें, वो हमारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रही होती हैं। पिछली वीडियो में इस पर मैं डिटेल बात करके आया हूँ। एनर्जी को बचाएंगे तो सेंसर्स तेज़ हो जाएंगे। सेंसर तेज़ होंगे तो वो नज़र आएगा जो होता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होता। अब वो क्या नज़र आएगा? वो कोई भी सुपरस्टिशियस चीज़ नहीं है, कोई भी रूहानी चीज़ नहीं है, वो क्लियर है। वो ऐसे है जैसे आपको पता है कि वो क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप में से भी जो जिस किसी को एक्सपीरियंस होगा वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। तो देखना शुरू कीजिए। एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ कि आप किसी भी जब काम को कर रहे होंगे और अपने सारे सेंसर्स को आप उस काम पे लगा देंगे और जो उस वक्त कर रहे हैं, तो जो भी काम वो होगा ना, आप पर उसके सीक्रेट्स खुलने लग जाते हैं। और सीक्रेट्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं होते, फिजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। इतनी सी बात होती है। वो जब सीक्रेट खुलने लगते हैं तो उनको कहा जाता है कि कश्फ शुरू हो गया, इनसाइट शुरू हो गया, चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई। और ये जो इनसाइट होता है, ये किस शय का होता है, ये कश्फ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हर काम का एक फ़्लो होता है। कुछ भी हो गया, मोहब्बत हो गई, अल्लाह की तलाश हो गई, ज़िंदगी हो गई, रिश्ते नाते हो गए, पैसा हो गया,
इश्क मोहब्बत हो गई, डिप्रेशन हो गया, गम हो गया, एंग्जाइटी हो गई, बीमारी होगी, वटेवर कुछ भी है, जब आप उसके ऊपर पूरी तवज्जो तवज्जो इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अभी मेरी बात सुनने के बाद कोई तोता लेके बैठ जाए, कोई गुलाब का फूल लेके बैठ जाए, कोई ग्लास लेके बैठ जाए। नो, डोंट डू दिस, ऐसे ना करें। इनसाइड देख लें, अपने आप को देख लें कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे बुगज़ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम फीलिंग सेक्चुअल। तो ये चीज़ें अपने आप को स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, पूरी तवज्जो उसके ऊपर लगाएं कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरे अंदर कौन सी सेंसेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा पॉर्न का एडिक्टेड है, इतनी लंबी वीडियो की मैंने तौबा के ऊपर, अगर कोई बंदा पॉर्न का एडिक्टेड है और उसका वो तौबा कर लेता है और 15-20 दिन के बाद उसको फिर दौरा पड़ता है कि देखूंगा, तो जो सेंसेशन उसके अंदर पैदा हो रही है, जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं शैतान को, उनको ऑब्जर्व कर लें। मैं नहीं कहता आसान है, मैं नहीं कहता, ट्राई टू ऑब्जर्व कि कैसा फ़ील होता है। और उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता जब पॉर्न देखने की तरफ बढ़ता हूँ, क्या शेर था, दिल फिर से तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। तो जब फिर आदमी बढ़ता है उस गुनाह की तरफ, तो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि कौन जा रहा है, शैतान कैसे ऑपरेट कर रहा है, सेल्फ़ कैसे ऑपरेट कर रहा है, मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, इन तीनों के दरमियान में कौन सी चीज़ मुश्तरक है, मैं कौन हूँ, सेल्फ़ कौन है, डेविल कौन है, कहाँ से आ रहा है, मेरी थॉट कहाँ से आती है, मैं एक्ट कैसे करता हूँ। जैसे मैं आपको एक और एंकर छोड़ देता हूँ, व्हेन देयर, जब प्यास लगती है तो पानी का ख्याल आता है, जब पानी का ख्याल आता है तो गिलास नज़र आता है, जब गिलास नज़र आता है तो उसमें पानी नज़र आता है और आदमी पानी को पीता है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा स्टिमुलस आउटसाइड से आता है कि पानी का गिलास नज़र आता है तो प्यास महसूस होती है, और जब प्यास महसूस होती है तो आदमी पानी पीता है। इनसाइड आउटसाइड एक ही बात होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ देखने का तरीकाकार है। खुद ढूंढने की कोशिश करें, अपने सफ़र का आगाज़ करें, इस जगह से शुरू करें कि कुछ नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं है। ये पता नहीं नासिर खान ने क्या बता दिया, जी बॉल फॉल भाग गया, कर दें, कोई मसला नहीं। ट्राई टू फाइंड, ये जो वीडियो सारी जा रही है, ये पिछली जो सारी वीडियोस आ रही हैं, निगलेक्ट कर दें, इनको छोड़ दें, खुद अपने सच को खोजने की कोशिश करें। हमदर्दी ना रखिएगा अपने आप से। अपनी खुदी को बुलंद करने के लिए अपनी नज़र को बुलंद करना पड़ता है, एरियल होना पड़ता है आदमी को। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो दिखाई देने लगे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, यानी कि अल्लाह आपकी आंखों में विजडम उतारे, आपको बसीरत अता करे, तो एक तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है और दूसरा आपको क्लियर विजन के साथ ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो नफ्से इंसान में, जो कि जहन इंसान है, उसमें अजीम इनकलाब बर्पा होता है। लेकिन ये वैसा नहीं होता जैसा आमतौर पे कहा जाता है कि म्यूटेशन हो जाती है, और इसकी वो म्यूटेशन वो नहीं है जो आमतौर पे समझी जाए। सेल्स के अंदर एक चेंज पैदा होना शुरू होता है, न्यूरोटिक बिहेवियरल जो पैटर्न है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और वो ऐसे होता है, यूँ समझिए कि जैसे किसी अंधे को बिनाई आहिस्ता आहिस्ता अता होने लग जाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देने लग जाए। तो पहले बहुत हल्की सी लाइट नज़र आनी शुरू होगी, फिर ब्लर विजन आने लगेगा, फिर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, फिर कलर नज़र आने शुरू हो जाएंगी, फिर नियर फार के नंबर्स ठीक होने लग जाएंगे। तो एक स्टेजेस के साथ आदमी की ऑब्जर्वेशन जो है, वो नॉलेज अगर उसको बैक कर रहा है, प्रॉपर नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। स्कैट्री को पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, साइंस को पढ़ें, चीज़ों को देखें, ऑर्गेनिज्म को, बॉडी और माइंड को स्टडी करें, कैसे इंसान काम करते हैं, गुस्सा क्या है, बुग़्ज़ क्या है, कीना क्या है, कुरान से पढ़ें, साइंस से पढ़ें, आर्कियोलॉजी को देखें, जो आपको समझ आता है उसको स्टडी करें, और जब वो डाटा अंदर जाएगा तो आपके विजन को आहिस्ता आहिस्ता उसके अंधेरे को दूर करना शुरू करेगा और आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। और फिर आखिरकार दिल की आंख खुल जाएगी। दिल की आंख खुलना भी वो नहीं है जो आमतौर पे समझा जाता है। एक बात से जान छुड़ा लें अपनी, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो दिखाई दे जाएगा और हम अपनी अकल से उसको वैलिडेट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। एक आदमी ज़िंदगी में आता है और वो इल्म हासिल करता है और उसको शराब का नशा मिलता है और वो उसको पीता है और उसको नशा आता है और वो रिलैक्स होता है। फिर उसके पास इल्म आता है और डिवाइन इल्म भी आता है और दुनियावी इल्म भी आता है, और दोनों वैलिडेट हो जाते हैं कि ये चीज़ बुरी है, तो वो उसको छोड़ देता है या छोड़ने की कोशिश करता है। ना भी छोड़ सके तो बुरा तो समझता है कि नहीं समझता, कि उसको जस्टिफाई करता है। ये सादा सा प्रोसीजर होता है, इसे कहते हैं दिल की आँख खुल गई। तो हवास जो हैं वो फिर तेज़ हो जाते हैं, आपके सेंसर जो है ना, उनकी डाटे की जो जो एक्वायर करने की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। आँखें तेज़ी से देखती हैं, कान क्लियर सुनते हैं, आप बोलते क्लियर हैं और आपके जेस्चर चेंज होने लग जाते हैं, और उसके नतीजे में आपके इर्द गिर्द की कम्युनिटी चेंज होने लग जाती है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, और आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाते हैं, और आपकी दुनिया बदलने लग जाती है। और वो गज़ल याद आने लग जाती है कि खुली जब के चश्मे दिले हज़ीं,
तो वो नम रहा ना तरी रही। हुई हैरत ऐसी कुछ आँख पर कि असर की बेअसरी रही। बड़ी गोशे जाम अजब निदा कि जिगर न बेजिगरी रही। खबरे तहय्युर इश्क सुन ना जनू रहा ना परी रही। कॉन्सेप्ट डिल्यूट हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई रब नहीं है सिवाय अल्लाह के। इस जगह पर आना है। कॉन्सेप्ट आपके आगे ठहर नहीं सकता। और कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक कॉन्सेप्ट सीधा होता है और थोड़ी देर तक आपके सामने रहता है, और उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट पे काम शुरू करते हैं और वो फाल्स हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं, रुक नहीं सकते। जब मैं वीडियोस में अक्सर कहता हूँ ना कि कॉन्सेप्ट ठीक होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डिवाइन रियलिटी बयान करने लगा। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का कॉन्सेप्ट, उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ठीक होना ज़रूरी है। और क्या आप ये समझते हैं कि आज से 5 साल पहले मैंने जब खुद से खुदा तक किताब लिखी, तो आज भी मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ? क्या मैं ऐसा इडियट आदमी हूँ? और जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्या 1 साल के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमाए, बरकत दे, क्या 1 साल के बाद भी मैं जो आज वीडियो में कह रहा हूँ वहीं पे हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट नल हो जाए? मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे को नहीं आऊँगा। ये बात याद रखिएगा। रिवर्ट नहीं करूँगा मैं सच की एक पहचान होती है, उसका मतलब ये होता है कि मैं कल को ये नहीं कहूँगा कि मुराकबा रूहानी मुराकबा ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। ये आपकी एडवांस प्रोग्रेस की एक वाहद साइन है कि आपको पता चलता है कि आप ठीक जा रहे हैं। अदरवाइज तो आप फेल हो गए, आप वापस आ गए, ख़त्म हो गई आपकी कहानी। ये जो फ्रीडम इंसान को मिलती है ना विजडम की, ये ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ जब परसेप्शन एनहेंस होती है उसके साथ मिलती है। और ये कायनात की वो सबसे अजीम तरीन नेमत है जो किसी भी इंसान को अता हो सकती है। इसे हिकमत कहा गया, जिसे हिकमत अता कर दी गई, खैर कसीर अता कर दिया गया। और देखें, ज़िंदगी को देखने के लिए, ज़िंदगी को समझने के लिए आपको, मैं पहले भी बता रहा था कि आपको खुद को ज़िंदगी की निचली सतह से ऊपर ले जाना पड़ता है। ऊपर ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मफोकुल फितरत हो गए, आपको चीज़ें असरअंदाज नहीं होती हैं। परसेप्शन हाई करनी पड़ती है। लिविंग स्टैंडर्ड की मैं बात नहीं कर रहा। तभी आपको ज़िंदगी अपनी शक्ल में नज़र आती है, जो उसकी असल शक्ल है। और इसकी मिसाल देखें ना, एक आदमी खड़ा है एक पहाड़ के ऊपर, और नीचे आप यूं समझिए कि एक नदी है, और वो घूम कर पहाड़ के अतराफ में से गुजर रही है, यानी इस तरफ से आ रही है और इस तरफ से जा रही है, और वो आदमी पहाड़ की चोटी पे खड़ा देख रहा है। तो लॉजिकल सी बात है कि वो इधर वाले साइड को भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है और सामने भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है। अब वो क्या देखता है कि इस तरफ से एक कश्ती आ रही है, और फिर वो इधर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि इस तरफ से भी एक कश्ती आ रही है, और आगे मोड़ आ रहा है, और नदी में उतनी ही जगह है जितने में एक कश्ती गुजर सकती है, और दोनों स्पीड में आ रही हैं। तो उसको एक कशफ होगा, उसको बहुत देर पहले ये पता लग जाएगा कि ये दोनों कश्तियां जब आमने सामने आएंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, टकरा जाएंगी। अब हो सकता है अगर उसकी आवाज़ उन तक पहुंचती हो तो उनको खबरदार कर दे, अगर आवाज़ ना पहुंचती हो तो चुपचाप बेबसी से देखता रहे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनका नीचे भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो कश्ती में सवार लोग हैं उनको ये कशफ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं एरियल व्यू। और यही मामला अकल के साथ होता है। अगर इल्म जो कि सौले इल्म है, डिवाइन नॉलेज है, यानी कि कुरान पाक है, हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, फिर उसके साथ साइंस का इल्म है, आर्कियोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, जो भी आपको समझ आती है, अपने जितनी आज़ादी आपको चाहिए उतना नॉलेज आपको चाहिए। बॉडी को अगर अंडरस्टैंड करना है स्कैटरी पढ़नी पड़ जाएगी, इसमें कौन सी बात है, माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह से बॉडी अगर अंडरस्टैंड करनी है तो मेडिकल को, बायो को, इन चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म पढ़ने पड़ जाएंगे, क्या होती है। अगर इंसान हज़रत आदम ज़मीन पर कैसे उतरे अलैहिस्सलाम, तो आपको एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। एवोल्यूशन में मिसिंग लिंक्स जो हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। तो डिवाइन नॉलेज को लेके आएंगे कुरान पाक, तो अल्लाह आपको दिखा देगा चीज़ें। तो जब वो चीज़ें ठीक होंगी फिर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किसी और तरह से उतरते हुए दिखाई देंगे। इस पर किसी वक्त कोई पॉडकास्ट वाले साहब मेरे हाथ चढ़े ना, तो फिर एवोल्यूशन पे एक वीडियो करेंगे। उसको अकेला मैं नहीं बोल सकता, बहुत लंबा हो जाना है। ये कहते हैं कि विजडम अता हो गया, कि ऊपर से देख रहा है एक बंदा, तो उसके रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, और वो उसके बिहेवियर वैसे नहीं रहेंगे जैसे कश्ती में बैठे हुए लोगों के होते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट आदमी बिहेव करेगा, सेनली बिहेव करेगा, लॉजिकल बिहेव करेगा, और हो सकता है कि लोगों को उसका जो बिहेवियर है वो किसी हद तक लुनेटिक लगे, और थोड़ा सा ऐसे लगे कि जैसे वो समझें कि ये कमला है बंदा। इस किस्म की चीज़ें भी आ सकती हैं, मासूमियत भी आ सकती है, चीज़ें हो जाती हैं इस किस्म की, लेकिन उसको पता होगा कि अल्लाह ने उसको विजडम अता की हुई है। अब इसी तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो होती है, इसको भी इसी ऑब्जर्वेशन से ही बैलेंस किया जाता है। और ओ
जैसे नफसियाती अमराज के जो शिकार लोग होते हैं, उनको जो पैनिक अटैक होते हैं, सीजर्स हो रहे होते हैं, कोई दवाई, कोई माहिर नफसियात उससे निजात नहीं दिला रहा होता, दवाई खाते हैं, नम रहते हैं, कुछ लोगों के हट जाते हैं, कुछ लोगों के थोड़े कम हो जाते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि आप ये वाली मेडिसिन लेंगे तो पैनिक अटैक्स ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट आयरॉनिक ये है कि कुछ लोग छोटी मोटी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मेडिसिन लेनी शुरू करते हैं, उन्हें पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट और विड्रॉल्स की एक स्टोरी होती है। तो जब पैनिक अटैक आए, फॉर एग्जांपल, एक और अब मैं पॉइंटर आपको दे रहा हूँ, किसी को पैनिक आ रहा है, खौफ आ रहा है, वसवसा आ रहा है, वहम आ रहा है, उसे लगता है मैं मरने वाला हूँ, या इस किस्म का कोई काम उसके साथ हो रहा है जिससे वो डरता है, दहशत खाता है, तो उसे चाहिए कि वो बगैर किसी अटैचमेंट के, बगैर किसी इमोशनल अटैचमेंट के, जो अटैचमेंट्स के ऊपर मैंने वीडियोस कर चुका हूँ, तो उसे ऑब्ज़र्व करे। अब इसमें ज़ाहिर है उसे अपने खौफ के साथ मिलना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट ईज़ी, आई अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि मिल क्यों नहीं लेते, मिल लो, खौफ तो आएगा। तो खौफ में एंटर होना पड़ता है, उसको अपने साथ टकराने देना होता है, और जिसे कहते हैं मर जाने के खौफ को उसकी इंतहा पर जाने देना होता है। और कुछ होने वाला जो होता है ना, कुछ हो जाने वाला है, उसको कुछ हो लेने देना होता है। और जब तक खौफ का सामना ना किया जाए, तब तक पैनिक अटैक और सीजर्स ख़त्म नहीं होते। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी जो अगर सूट कर जाएँ तो थोड़ा सा बे पे रहते हैं, थोड़ा किनारे पे रहते हैं, बचे रहते हैं। और कोई भी दहशत हो, कोई भी खौफ हो, उसका वाहिद इलाज जो है वो उसे देखना होता है, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंट होता है जो फियर होता है। और ये कैसे हो सकता है? डेथ तो प्रोग्राम्ड है, एक फिनोनिमा है, अपने टाइम पे आती है। तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे ये खौफ आ रहा है कि मैं मरने वाला हूँ और मैं मर जाऊँगा? तो ये तो एक दहशत है, ये एक फ़ियर है, और फ़ियर नॉन एग्जिस्टेंट होता है। तो आप नॉन एग्जिस्टेंट शय को जब मिलने का फ़ैसला करते हैं, तो जब वो आपके साथ आकर टकराती है तो एवेपोरेट हो जाती है। एक क्लाउड की तरह आप उसके अंदर से गुज़र जाते हैं, और आपको पता चलता है कि ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। उसके बाद वो दोबारा आप तक नहीं आती। ये मैं आपको ज़ुबान दे रहा हूँ, नहीं आती। हो ही नहीं सकता कि आ जाए। इसको ऑब्ज़र्व करना होता है, और वो बात आ जाती है कि जो गुज़र गया ना एक दफ़ा, गुज़रे बगैर आपसे बात नहीं कर रहा मैं। अपने बातिन के चमनज़ार को रुजत कर जा, अपने बातिन के चमनज़ार को रुजत कर जा, देख अब भी रविश दहर से वहशत कर जा। अपना चलता हुआ बुत छोड़ ज़माने के लिए, और ख़ुद अरसा याम से हिजरत कर जा, जहाँ से आगे भी बहुत रोशनियाँ हैं खुर्शीद, एक ज़रा जहाँ से गुज़र जाने की हिम्मत कर जा। तो हिम्मत कर जाएँ, कोई बात नहीं है, हर तरह का मामला ठीक हो जाया करता है। तो ये जब आप इन मामला से चलते हैं ना, टेरिबली ऑनेस्ट हो जाते हैं, सेल्फ सिम्पथी ख़त्म कर लेते हैं अपने आप से, खुद तरसी का शिकार नहीं होते, और टेरिबल ऑनेस्टी आपके अंदर पैदा हो जाती है कि मैं बुरा हूँ, अगर मैं हूँ बुरा तो मैं बुरा हूँ। पहले भी बयान कर चुका हूँ कि एक डाकू जो है, जब वो तौबा करता है सच्चे दिल के साथ, वो डाकू नहीं होता। इसलिए तो तौबा कबूल है कि वो कन्फेशन होता है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं होती है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती जी इसलिए डाके मारता हूँ जी, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, नहीं, डाकू हूँ जी, गंदा हूँ। तो जब आदमी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है जिस भी हालत में वो रखा हुआ है, तो उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो काम डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है सिस्टम के साथ, जिसको नेचर कहते हैं, डिवाइन जो सिस्टम है उसके साथ ख़त्म हो जाया करता है, और उसके नतीजे में सारी प्रॉब्लम उसकी वैनिश हो जाया करती है। जब ऐसे मामलात हो जाएं तो अगर आप इसको क्लैरिटी से, अगर इसको कोई मज़ीद समझना चाह रहा है, तो मेरी किताब खुद से खुदा तक में चैप्टर है मिस्टिक मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रूथ, मुशाहिदा हक, उसको पढ़ लीजिए, लेकिन इस वीडियो के साथ मिला के पढ़िएगा। जिन लोगों ने वो केला देखा हुआ है, अल्लाह करे वो ये वीडियो भी देख लें। इस उनको कुछ एक्सप्लेनेशंस दरकार थी, बहुत लोगों को, वो उनको मिल जाएंगी। और जो लोग ये पहले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो चैप्टर उसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें, उसमें डिटेल्स मैंने डिस्कस की हुई हैं। और जब इस जगह पर आदमी आ जाता है कि आदमी अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है विदाउट एनी हेल्प, ज़ीरो से स्टडी कर रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। और दो चीज़ें उसके अंदर पैदा हो गई होती हैं, एक तो वो सेल्फ सिंपथेटिक नहीं होता, और दूसरा वो टेरिबल ऑनेस्ट हो जाता है अपनी ऑब्जर्वेशन के मामले में। और क्या देखें ना, एक आदमी रिश्वत लेता है तो रीजनिंग तराशता है तो लेता है ना, मजबूरी है की करा, बच्चों का गुजारा नहीं होता, ये है वो है, बाकी भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, कल छोड़ दूंगा, इस किस्म की चीज़ें बनाता है। अगर टेरिबल ऑनेस्ट हो जाए, साफ नजर आएगा मैं राशि हूँ, मैं जन्मी हो जाऊंगा।
नज़र आ गया, मामला ख़त्म हो गया। इस तरह से ही होता है। तो उसके नतीजे में होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये लाइफ का एटीट्यूड रखा जाए, तो सिर्फ ज़रूरी और पाकीज़ा ख्यालात ही जो हैं वो सामने आना शुरू होते हैं। नेगेटिविटी ज़रूर आती है, लेकिन सप्रेस कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी भी आती है, लेकिन कम कम आती है, गैप्स लंबे हो जाते हैं उनके दरमियान में। यानी ये ऐसे है ना, जैसे आप थॉट्स को जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, इसको प्रैक्टिस ना बनाइएगा, अदरवाइज डैमेज आ जाएगा आपके माइंड के अंदर। जज़ब में घुस जाएंगे, वही वाला काम ना काम हो जाएगा। वो माइंडफुल वाली गेम नहीं मैं आपको इधर खिलाने बैठा हुआ। मैं तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3 दिन के लिए कहते हैं कि मैं 2-2 घंटे भी बाकी नहीं कर सकता, तो मैं 1.5-1.5 2-2 घंटे एक कुर्सी पे बैठ कर बगैर कुछ किए हुए, बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी जजमेंट के अपनी थॉट्स को देखूंगा कि ये मेरे माइंड के अंदर चलता क्या है। तो आपको शुरू शुरू में ऐसा दिखाई देगा जैसे थॉट्स ऐसे अ, जैसे आप एक सड़क पे खड़े हैं और उस तरफ, और मैं इस सड़क पे खड़ा हूँ इस तरफ, और बीच में ये सड़क है, और यहाँ पर रश है, और लोग गुजर रहे हैं, साइकिल्स, रिक्शाज, बाइक्स, कार्स, बसेस, पैदल लोग, पेडेस्ट्रियन, सब गुजर रहे हैं लोग, और नज़र नहीं आ रहे आप मुझे। एंड आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व यू, आई वॉन्ट टू सी यू। और अगर मैं क्लियरली ऑब्जर्व करता रहूँगा आपको, तो मुझे एक वक्त बहुत जल्दी ऐसा मिल जाएगा जिसमें वो रश काम डाउन होगा। क्योंकि नॉन लीनियर है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे तो नहीं चल सकता ना हमेशा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसमें मुझे आप क्लियर नज़र आएंगे। तो इसी तरह सोचें होती हैं कि जब आप थोड़ी देर के लिए इनको ऑब्जर्व करने का फैसला करते हैं, तो ऐसे लगता है बहुत तेज़ हैं, पागलपन है, डर जाता है आदमी, अटैच होता है ना, किसी सोच से खौफ आ रहा है, किसी से अपने आप पे शर्म आ रही है, किसी से लग रहा है मैं इस तरह का हूँ, किसी से लग रहा है किस तरह का हूँ। लेकिन अगर देखते रहेंगे तो सोचों के दरमियान में गैप पड़ने लग जाएंगे, और आपको परली तरफ का सच नज़र आने लग जाएगा। इतना सिंपल है। इसको अब क्या किताबों में बयान करेंगे और क्या इसको बोल के बयान करेंगे, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और एक मैं आपको और अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात क्या होती है, पॉइंटर देना होता है, स्पिरिचुअल ना लग जाए मेरी बात, इससे डरता हूं। जब कोई बंदा अपने थॉट पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू करेगा ना, इतना सा भी सच्चा अगर है ना, कि 1-2 घंटे अगर बैठ के देखेगा अपने थॉट्स को सिंसियरली एंड सीरियसली, अगर बैठ के देखेगा ना, उसे एक अजीब कहानी शुरू नजर आएगी, अजीब सी दास्तान है। थॉट का जो सिस्टम है, वो आपको खुद ब खुद बताना शुरू करेगा कि आप क्या हैं। आपको अपना एक ऐसा चेहरा नजर आना शुरू होगा हजूरे वाला, जो सारी ज़िंदगी आपने दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, खुद अपने आप से छुपा के रखा हुआ है, और उस पर इंगेजमेंट का लिबास डाला हुआ है, हयातु दुनिया। चुप करके बैठ के देखना शुरू कर दें, सब समझ आएगा, क्लियर नजर आएगा। 2 दिन 3 दिन बड़े से बड़ा कुंद जहन भी हुआ ना, तो चौथे दिन ना थॉट उसको बताएगी। जब थॉट्स आएंगी ना पलट पलट के, तो वो बताएंगी वी आर योर obsessions, हम तुम्हारे जुनून हैं, हम तुम्हारे लालच हैं, हम तुम्हारे शिरक हैं, हम तुम्हारे कुफर हैं, हम तुम्हारे बुगज हैं, हम तुम्हारे की। वो ऐसे गोल गोल घूम रही होती हैं। एक दफ़ा घूम के जाती, नहीं पकड़ेगी तो दूसरी बार फिर आ जाएगी, उसी ने आना है। वो आप यूँ समझे डांसिंग है, उसको देखना शुरू करेंगे सारी समझ आ जाएगी, कुछ सीखने की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जब आप इस पैटर्न्स को देख लेते हैं ना, तो माइंड जो है ना वो खज्जल हो जाता है जिसे कहते हैं, मेरे पास अभी सॉरी मैं ज़रा थोड़ा सा डाउन आया इस चीज़ में, बड़ी एक्सटैटिक टॉक है इस वक्त। तो माइंड जो है ना, वो यूं समझिए जैसे खज्जल ख़राब हो जाता है, और यूं इसको मैं बयान कर सकता हूँ, जैसे उसे ये पता चल जाता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी लाइफ की कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट दैट स्पेशल। तो उसके नतीजे में उसकी पावर जो है ना सेल्फ की, वो एकदम ड्रॉप हो जाती है, द होल स्ट्रक्चर कोलैप्सिस। वो इतनी तेज़ी से गिरता है कि अब जब आपने एक दफ़ा बैठ के तसल्ली से देख लिया, चलते फिरते देखें, मूव करते हुए देखें, अपने आप को चीज़ें खरीदते हुए देखें, अपने बीवी बच्चों से बात करते हुए देखें, माँ बाप से बात करते हुए देखें, पैसा कमाते हुए देखें, अपने आप को तन्हाइयों में ऑब्जर्व करें, अपने आप को किताबें पढ़ते हुए देखें, अपने आप को नशे करते हुए देखें, अपने आप को गुनाह करते हुए देखें, ऑब्जर्व योर सेल्फ। इसमें कौन सी ऐसी राज की बात है जो आपने किसी से सीखना है? आप अपनी जान पे बाखबर हैं, अपने अंदर रह रहे हैं। वॉच योर सेल्फ। इससे ज़्यादा सादा बात आपको क्या बताई जाएगी?
ऑब्जर्व करें और आपका सेल्फ आपको बताएगा कि वो क्या है। और जी अपने नफ्स को कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं भाई, इसमें कौन सा काला जादू है? लोग बैठे हुए मुराकबों के अंदर आलतियाँ पालतियाँ मार के पता नहीं कौन सी चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी ये सारी चीज़ होती है, और एक तो ये करना होता है। और जब ये वैल्यूलेस होता है ना सेल्फ, तो वो करता क्या है कि ओल्ड एसोसिएशंस जो उसके अंदर बनी होती हैं ना, जो उसने इमोशनल होकर बनाई होती हैं, वो उनसे थोड़ा सा डिटैच होने लगता है, थोड़ा लूज होने लगती हैं। और यानी ये समझें कि नफ्स का जो नफ्सियाती ढांचा है ना, सेल्फ का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा अब यूँ समझें कि वीक होना शुरू हो जाता है। और इसमें आपको आपका सेल्फ खुद बताता है कि किधर जाना है और क्या करना है। आपको ये करना होता है कि अपने अपने डिज़ायर के स्ट्रक्चर को देखना होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं, उन ख्वाहिशों ने आपको कब से कहाँ तक उलझा के रखा हुआ है, और आपकी एनर्जी की एग्जॉस्शन किस किस जगह पे होती है। होल्स फाइंड करने होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम किधर किधर लग रहा है। पता आदमी को वैसे भी सारा कुछ ही होता है, लेकिन ज़रा क्लियर आई के साथ ज़रा ऑनेस्ट होकर ऑब्जर्व करता है ना, तो रोंगटे खड़े होते हैं, गूज बम्प्स आ रहे होते हैं, क्लियर हो रही होती हैं चीज़ें, माइंड अंदर से क्लियर हो रहा होता है कि दिस इज़ मी। तो सीरियसनेस आ जाती है ना, यूँ समझ लीजिए। तो थोड़ी-थोड़ी 1-2 अपनी बुरी आदतों को पकड़कर उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दें, यानी थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा-सा एक्सपीरियंशियल, और थोड़ा-सा पनिशमेंट एंड रिवार्ड का सिस्टम भी थोड़ा-सा चलाएँ। थोड़ा-सा अब मैं आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, करनी तो लाइफ़ स्टोरी मैं सारी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मतलब जब मैं निकला अपने गार से, जो भी मेरे साथ मामलात हुए, तो मैंने अपने नफ्स के ऊपर 2 चीज़ों की डील किया। एक तो मैंने कहा जी सिगरेट मिल जाएगा, दूसरा चाय मिल जाएगी, दैट्स ऑल, रेस्ट इज़ ओवर। तो मान गया। अभी कभी-कभी उल्टा देता है, जब मेरी तरजीह ख़राब होती है तो मुझे ज़रा धक्का पड़ जाता है साल डेढ़ का। लेकिन अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद होती है, यकीन होता है, तो अल्लाह ताला वापस ले आता है, होश अकल ठिकाने आ जाती है। अभी हो सकता है आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, आगे जाएँगे तो खुद समझ आएगी। और इस तरह की जगहों पे ना, जब आप इस तरह की स्टडीज़ में जाते हैं जो जिसमें आपका अपनी बॉडी और माइंड इन्वॉल्व होता है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत टेम्परेरी स्पिरिचुअल क्राइसिस आ सकता है। दबाव पड़ सकता है, वसवसा पड़ सकता है, वहम पड़ सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ट्राइंग टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ, रीवायर योरसेल्फ। लेकिन ये आप तब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ज़हन को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने को अंडरस्टैंड करने के बाद। ये नहीं कि एक छापे पे एक और छापा लगा रहे हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। तो उसमें ये है कि तस्बीह साथ चलती है, तस्बीह के ऊपर मेरी सीरीज़ पड़ी हुई है, ज़िक्र के ऊपर सीरीज़ पड़ी है। बार-बार बता चुका हूँ, या सलामु है, या वली या नसीर है। अल्लाह ताला के कोई इस्माउल हुस्न है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें कि अल्लाह का किफ़ायत कर जाता है। कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, किफ़ायत कर जाता है, जो दिल करता है। कोई मसले वाली बात नहीं है। पढ़ना शुरू कर दें, साथ तस्बीह को साथ लेके चलें, अल्लाह ताला के ज़िक्र को साथ लेके चलें, कुरान पाक पे गौर करते रहें, साथ-साथ सच्चा होने की कोशिश करें, अपने रास्ते को फाइंड करने की कोशिश करें। लोगों के पीछे भी चल लें, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख ली, किसी और के पीछे लग गए, नो प्रॉब्लम। डाटा को एक्वायर तो करना है ना कहीं से। इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते रहें, इंक्वायरी ज़रूर करते रहें, क्वेश्चन करते रहें। ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, तो डाउट रखें। इस चीज़ पे डाउट रखें कि आपके सिवा सारा कुछ ही झूठ है, सच वो है जो आपके अंदर है। अपने सच को डिस्कवर कर लें तो पूरी दुनिया का सच आपके सामने आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि नासिर इफ्तिखार को इस पूरी दुनिया में, नासिर इफ्तिखार के बारे में कोई ऐसी बात कोई और आदमी बता सकता है जिससे नासिर इफ्तिखार बेखबर है? ऐसा नहीं होता। मैं अपने अंदर रहता हूँ, मुझे पता है अपना। कुछ इल्यूजन्स हैं, वो अल्लाह को पता है, वो अल्लाह ने खोलनी है। लेकिन ऐसी कोई इल्यूजन नहीं है जो इस दुनिया का कोई आदमी मेरे बारे में मुझे बताए और मेरे लिए वो शॉकिंग हो। आई विल एक्सेप्ट, आई विल से कि येस आई नो इट इज़ देयर, मुझे पता है कि ये है, आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी मैं फेल में हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर काम, फेल्योर में जा रहा हूँ। बट आई एम अवेयर कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, कौन सी अच्छाई है। मुझे पता है मैं कौन हूँ। आपको भी पता होना चाहिए आप कौन है। इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। कितनी देर तक नहीं ढूंढना? कितनी देर तक गुजारे करने हैं थर्ड सेकंड हैंड डाटे के साथ? कितनी देर तक? अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ? अगर कोई फ़ायदा हुआ होता तो इस वीडियो में आप इस वक्त ऐसे करके मुझे देख रहे होते। क्यों? किसी वजह से आए हैं ना? वही वजह आपको बता रहा हूँ। ठिकाने पे लग रही है ना गोली इस वक्त। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हिदायत
अल्लाह ताला की किताब में, वहाँ से ढूंढें। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक और भी वो मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन ऑफ साइलेंस भी करते हैं कुछ लोग। और ये साइलेंस ऐसा नहीं होता वो इनसाइड आउटसाइड साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंस, साइलेंट होने का मतलब ये नहीं, खामोश होने का ये मतलब नहीं किसी से बात नहीं करते, ज़रूरी बात करते हैं। अब बात को कम मेरे से तो नहीं की गई, मेरे से इसका एक और एस्पेक्ट है जो हो गया, और ये वाला एस्पेक्ट मैं नहीं कर सका, और मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि अपने अपने मिजाज के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ लोग सिंपली ये कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं, सोचना ही बंद कर दें, आप यू जस्ट कीप क्वाइट, दैट्स इट, डोंट थिंक एंड यू आर एनलाइटेंड। रोला ही मुक गया, बात ही ख़त्म हो गई। किसी मेथड पे जाना ही नहीं, किसी फार्मूले पे इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है, और मैं इस पे कभी भी एग्री नहीं कर सका। लेकिन ये कभी कभी काम आ जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया हुआ है, दबाव पड़ा हुआ है किसी चीज़ का, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, दैट्स ऑल। और इसकी कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करें। ये वो माइंडफुलनेस वाली चीज़ें नहीं हैं कि टूथब्रश करते हुए गौर करें कि आप टूथब्रश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं काम। जो बंदा माइंडफुलनेस करेगा ना, माइंडफुलनेस में मैं बात कर रहा हूँ, मलंग हो जाएगा, बहुत बड़ा मलंग होगा, और मजदूबियत के साथ होगा। एक तो मेरे जैसा मलंग है ना, कोट पहन के बैठ गया है, तो कोट नहीं पहनने जाने, फिर बनियानें भी उतर जानी है। तो इसलिए माइंडफुलनेस से बचें, अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें, यानी कि ज़बरदस्ती अपने माइंड को कन्विंस ना करें किसी चीज़ पे। और ये अवेयरनेस होती है। और ये अभी आपने मेरी सारी बात सुनी और आपको कख समझ नहीं आई, और वीडियो बंद हुई और आपने बैठ के अपने कमरे में सोचा कि कैसे अवेयरनेस, कैसे अटेंटिव रहना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कुछ समझ नहीं आया। यही अवेयरनेस है। यू आर अवेयर दैट यू आर नॉट अवेयर, यू आर अवेयर दैट यू आर नॉट अटेंटिव, दिस इज अटेंशन, कि आई एम नॉट अटेंटिव बिकॉज यू आर अटेंटिव टुवर्ड्स योर इन अटेंशन। तो आपको इस चीज़ का पता तो है ना कि आप अटेंटिव नहीं है, इससे सच का तो पता लग गया ना, तो यहां तक पहुंचना होता है। ये नहीं करना कि अटेंशन की क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस नहीं शुरू कर देनी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एक रियलिटी है, दैट्स ऑल, खत्म बात। मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा, आई एम अवेयर ऑफ, डन होगी बात। तो जो भी आपके अंदर का सच है उससे अवेयर हो जाएं, यानी प्रिटेंड करना बंद कर दें कि आप कर लेंगे, आपको पता है। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियोस इस उम्मीद पे सुन रहे होंगे कि बड़ी देर से बोल रहा है कुछ ना कुछ, इसकी बात कहीं ना कहीं से एक नुक्कड़ समझ आ गई ना तो मामला हल हो। कोई मामला हल नहीं होना। आई एम हेयर टू डिस्ट्रॉय योर कॉन्सेप्ट्स माई डियर व्यूअर्स। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा तो काम सच बोलना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने अंदर के सच को देखना शुरू करें, क्योंकि मैं इस वक्त जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। और जब मैं अपने अंदर के सच से खबरदार हो गया ना, तो मैं आपके सच से भी खबरदार हो गया हूँ। आपके और मुझ में कोई, आपके और मेरे दरमियान में कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ, एक ही चीज़ है, इंसान एक ही है। तो बहरहाल, जब ये वाला पर्सपेक्टिव जो अभी मैंने आपको मिला के बयान किया है, इस पे बोला बहुत जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, पॉसिबिलिटी नहीं है, कितना का आदमी बात कर सकता है। आखिरकार चीज़ें रह जाती हैं, और ब्यूटी भी यही है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जो है वो परफेक्शन नहीं है, किसी को नहीं है। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफेक्शन अता हुई है, और दुनिया में किसी आदमी को भी अता नहीं। यानी कौलो फेल में तज़ाद हम सब के अंदर पाया जाता है। तो बहरहाल, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब ये वाला परसेप्शन आपका ज़रा तेज़ हो गया, थोड़ा सा आपको समझ आ गई इसकी, इसका सिरा हाथ में आ गया, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो एक वक्त आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, काम का फ़्लो नज़र आने लग जाता है और उसके इनसाइट्स आपको होने लगते हैं। इसी तरह से पूरी ज़िंदगी का फ़्लो आपको समझ आने लग जाता है। ये अब मैं अर्क निकाल रहा हूँ इस वीडियो का। आपको पूरी ज़िंदगी का फ़्लो जो है ना, कि ये ज़िंदगी जा किधर को रही है, इस ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ, ये सारा कुछ आपको समझ आने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई बंदा आ जाए ना मसला लेके, तो मैं उसे कह दूँ ना कि चप्पू छोड़ दो, तो लोग परेशान हो जाते, डर जाते हैं। वो कहते हैं ये कोशिश करनी छोड़ दें, तो मैं कहता हूँ नहीं, कोशिश करनी ना छोड़ो, एफ़र्ट करो, लेकिन एफ़र्टलेसली करो। ऐसी कोशिश करो जिसमें मुशक्क़त दिखाई ना देती हो। पागल हो के ना भजे फिरो, कोशिश ही करनी है ना, कर सकते, कोशिश ही कर सकते हैं इस दुनिया में, कोशिश के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो करें, इसमें हर्ज वाली क्या बात है। अब इसका होता है पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव मैं बड़ी ही नज़ाकत से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक आदमी एक समुंदर में गुम हो गया है, और उसके पास एक कश्ती है और दो चप्पू हैं, और वो गुम हो गया है। और जब हम गुम होते हैं तो सबसे पहला कारण ये होता है, रीज़न ये होती है कि हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता मशरिक मगरिब शमाल जनूब किधर हो गया, गुम हो जाते हैं।
तो हमारी नेविगेशन बंद हो जाती है और वी फील लॉस्ट। जंगल में चले जाएं, सहरा में चले जाएं, एक ही एक्सपीरियंस होता है, आपको नहीं पता होता आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। अब आप सफ़र कर रहे हैं उसके अंदर, तो आदत ये है इंसान की कि चप्पू मारेगा, मार ले, पता ही नहीं है ना कहाँ जा रहा है, तो जिधर को भी जा रहा है गुमशुदा ही है, चांसेस हायर नहीं है जिधर से आया है वहीं को वापस जा रहा है, या किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ समुद्र और वसी होता चला जाएगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा, चांसेस है, तो अपनी मौत की तरफ चप्पू मार रहा है। तो कोशिश की तो हालत असल शक्ल इसकी ये है, करनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड। अब जो करनी पड़ती है वो कैसे करनी पड़ती है, दो तरीके होंगे, एक ये होगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ बाजू शल हो जाएंगे, चप्पू मारे नहीं जाएंगे, मायूसी आ जाएगी, ऐसे लगेगा कुछ नहीं करता, थक हार के लेट जाएगा, क्या करे, एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दिया। तो एक तरीका और भी तो है ना कि जब ये कंफर्म हो जाए मैं ढूंढ नहीं सकता, आई एम लॉस्ट, तो होप नहीं छोड़नी होती, चप्पू छोड़ना होता है। जब चप्पू छोड़ेगा तो नज़र इतनी तेज़ होनी चाहिए कि इस बात का अदराक होना चाहिए कि समुंदर की लहरों का अपना एक रास्ता होता है, उन्हें पता होता है वो कहाँ जा रही हैं। समुंदर ऐसे ऐसे बिला वजह नहीं करी जा रहा, अगर आप एक कश्ती को उसके अंदर छोड़ दें तो वो कहीं पहुंचेगी, कभी ना कभी कहीं पहुंचेगी, और आप चप्पू मारकर उससे तेज़ कहाँ जाएंगे इतने बड़े समुंदर में। तो लॉजिकल डिसीजन ये है कि प्रिजर्व योर एनर्जी, थिंक अबाउट योर सेल्फ वाई यू आर लॉस्ट, एंड रिलैक्स, समुंदर को अपना काम करने दें। अब ये लगता ऐसे है जैसे पागलपुने वाली बात है, पर बात बड़ी एक्यूरेट है। इसी तरीके से अगर एक आदमी से राह में गुम हो गया है, तो क्या मैं ये कहूँगा कि बैठ जाए, नो, मैं ये कहूँगा चलता रहे। एक ही बात है, उसे पता ही नहीं आगे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, लेकिन चलना पड़ेगा। बैठ गया तो मर जाएगा, हो सकता है चलते हुए भी मर जाए, बट उस वक्त की कोशिश ये है कि चलना है, क्योंकि उस वक्त चप्पू जो है वो है ही नहीं, अब टांगे हैं, अब टांगों को भी डाल के बैठ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे समुद्र वाले ने कश्ती से छलांग मारी, तो कश्ती तो रखनी है। तो इस वक्त जो है सहरा में उसकी कश्ती उसकी टांगे हैं। इसी तरह जंगल में गुम हो गया है। सबसे पहली चीज़ होती है देखने वाली कि हम दुनिया में भी ऐसे गुम हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। आप अपनी अपनी ज़िंदगियों का एनालिसिस कर लें बैठ के, आप इस वीडियो तक आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, और आपने अपनी जो सारी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, और आज आप जिस हाल में बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे, अपनी वजह से बैठे हैं, अपनी प्लानिंग से बैठे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे थे आप। आपको ऐसे लगता है कि यू आर द प्लानर, यू आर द डूअर, आपको ऐसे लगता है? ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई रूहानी फ़लसफ़ा तो नहीं है। ये मैं किसी बुद्धों और हिंदुओं की तो नहीं चला रहा, ये तो रैशनल चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है। मुकद्दर से आ रहा है और कोशिश से ही अल्लाह मुकद्दर को निकालता चला जा रहा है। यही तो बात है सादा सी। तो करना क्या होता है कि लाइफ़ की डिटेल्स को देखना होता है। इतनी लंबी बात है कि हिम्मत ख़त्म हो जाएगी बोलने में। अंडरस्टैंड करना होता है रिलेशनशिप क्या चीज़ है, लाइफ क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, तकदीर क्या है, तदबीर क्या है, स्ट्रगल क्या चीज़ है, पैसा क्या चीज़ है, सेहत क्या चीज़ है, ईमान क्या, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। एरियल होते जाना होता है, सतह से ऊपर उठते जाना होता है, तनहा रह जाता है। याद रखिएगा, जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना विजन बढ़ेगा, आइसोलेट होता चला जाएगा, लोनली होता चला जाएगा। ब्यूटीफुल है, नो सेल्फ सिंपथी, ब्यूटीफुल है। समझने वाला ही नहीं रह जाएगा कोई बात को, अकेला हो जाएगा, तो अपनी कंपनी में खुश हो जाएगा। यहाँ जाके कहता हूँ मैं कि खुद पसंदी होती है थोड़ी थोड़ी, अपना आप पसंद आया था, बंदा कहता है ठीक है, आई एम द बेस्ट फेलो, मैं ही हूँ अपना दोस्त, तो ठीक हो जाता है मामला। तो जब ज़िंदगी में चलना शुरू करेगा ना, तो फिर एक ऐसी एफर्ट करना शुरू करेगा जिसमें एफर्ट तो होगी, लेकिन डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, रोने धोने नहीं होंगे, गिले शिकवे नहीं होंगे, चीखना दहाड़ना नहीं होगा, ट्रॉमास नहीं होंगे, चलता रहेगा। तो तवक्कल लेना पड़ेगा, सब्र लेना पड़ेगा, तकवा लेना पड़ेगा, कुरान पाक का इल्म हासिल करना पड़ेगा, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना पड़ेगा, जिक्र करना पड़ेगा, तस्बीह करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने नफ्स को देखना पड़ेगा, अपने माइंड को स्टडी करना पड़ेगा। हर चीज़ को स्टडी करना पड़ता है। रेल्म है एक, टेम्पररी आए हैं यहाँ पे, परमानेंट नहीं आए हुए। इस जहाने हैरत में कुछ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? इल्मे कारण दुनिया उत्ते आवन है इंसाना।
इलम समझे वजूद अपने नू नहीं था वांग हवाना। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। क्या ही हाइट का शायर है, अल्लाह खुश रखे। स्टडी करना शुरू करें ज़रा, अपने हेलुसिनेशन से, अपने ट्रॉमा से, अपने हिप्नोसिस से, इस मैट्रिक्स से ज़रा बाहर आएँ। आँख खोलें, दुनिया को उसकी असलियत में देखें, खुद अपने आप को अपनी असलियत में देखें, तो अल्लाह ताला आपका मददगार हो जाएगा। और इस पे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस पे गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बात समझ आएगी कि चप्पू छोड़ देने से मेरी मुराद क्या है। गलत ना समझ जाइएगा कभी मेरी बात को। एफर्ट छोड़ने का नहीं कह रहा, एफर्टलेसली एफर्ट करने का कह रहा हूँ। स्ट्रगल करें, जो यस नो समझ आता है स्ट्रगल करें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कहीं फांसी ना चुभ जाए लोगों के दिलों में। स्ट्रगल, जब हम कोई डिसीजन करते हैं ना यस नो का, तो उसके नतीजे में रिजल्ट पैदा होता है। 2 दफ़ा पहले भी बयान कर चुका हूँ। उस रिजल्ट पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आ रहा है, आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आ रहा है। हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। उसका डिप्रेशन ना लिया करें, उसको एनालाइज किया करें कि हिंड्रेंस आई है, रुकावट आई है, फेलियर आया है, गम आया है, किस वजह से आया। जो भी वजह होगी, अगर सच्चे हैं तो एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि मेरे लिए था तो मेरे तक आया। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला इस्बात अता फरमा देगा, साबित कदमी अता फरमा देगा, हिम्मत अता फरमा देगा, जवां मर्दी अता फरमा देगा। तो माइंड की एज बढ़ जाएगी, माइंड फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, माइंड खौफ और वसवसों से बाहर आना शुरू हो जाएगा, यंग होना शुरू हो जाएगा। बैठे हुए ना कभी कभी लेटे हुए हैं, जस्ट कीप क्वाइट, डोंट स्टीयर एनी थॉट। ज़बरदस्ती रोक लें, कभी कभी किया करें जब बहुत मजबूरी। कभी कभी ऐसा होता है हॉन्ट करने लग जाता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि आदमी के ज़हन के साथ चिपक जाता है, तो स्टॉप इट। और आपको अपने ज़हन पर ये इख्तियार होना चाहिए कि जब आप उसे कह दें कि स्टॉप इट, तो उसे रुकना है, नहीं सोचना है इसमें। और अगर सोच रहा है तो ज़ोर लगने दें उसका, रोकें इसको, काम डाउन करें और वापस आएँ और चेंज योर चैनल, कोई और थॉट चला लें। दैट्स ऑल। और कभी कभी ये किया करें कि बाज़ार में जा रहे हैं ना, सफ़र कर रहे हैं, तो इधर उधर की चीज़ों को देखना शुरू कर दिया करें, उसमें इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर दें, डिटेल्स ढूंढने शुरू कर दें, तो ये रुक जाएगा। ये रुकेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी साइकोलॉजिकल पावर फील होगी, तो कुछ करने जोगे हो जाएंगे, कुछ सोचने जोगे हो जाएंगे। वरना ये सिंक होल है, ये लेके जा रहा है नीचे है। ये बीवी बच्चे रोटी रोज़ी, ये मेरी दुनिया, मेरा जिस्म, मेरी चीज़, ये इस चीज़ के अंदर ही आपको घुमा रहा है। इसमें से एक दफ़ा हिम्मत करके ज़रा बाहर आने की कोशिश करें। गोता लगा हुआ है अभी, तो जब आँख खुलेगी ना, थोड़ी सी आँखें जो हैं जब पानी से बाहर आएंगी ना ऐसे करके, तो पहली दफ़ा रियलिटी नज़र आएगी, फिर गोता आ जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी पैदा हो जाएगी, माइंड को पता चल जाएगा कि यस, इस ज़ेरे ज़मीन पानी से ऊपर भी कुछ है। तो खाली पानी की मखलूक ना बने, कभी कभी खुशकी में भी उतरें, देखें बड़ा कुछ है दुनिया में देखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में करता हूँ, और स्पिरिचुअल मेंटोर्स के ऊपर, गुरुज़ के ऊपर, वो भी किस्सा निपटा ही देते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से।